हेलो क्लास 7th के हम चैप्टर 4 हिस्ट्री द मुगल एम्पायर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इस बार का हमारा जो टॉपिक है वो है जब्त एंड जमींदार्स। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जब्त और जमींदार ये क्या होते थे और ये जो जब्त टर्म है ये कहाँ से आई, ये क्या होता था। ये एक्चुअली ये जो है एक तरह से रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था जो कि मुगल्स ने जो है उसको अंडरटेक किया था, उसको पावर में लेकर आए थे। तो उसको हम जब्त और जमींदार बोलते थे। अब बेसिकली क्या है, जब हमको मुगल रूलर आए और उनको पैसे लेने थे या फिर जब उनको मेन सोर्स ऑफ इनकम, हमने हमेशा पढ़ा है क्या होता है, टैक्सेस होते हैं। तो टैक्सेस जब भी किसी को कलेक्ट करने थे, अब मुगल एम्पायर जो मुगल एम्परर जो खुद है वो तो जा जाके सबसे टैक्सेस नहीं लेगा। तो वो क्या करता था, उस कुछ लोगों को अपॉइंट कर देता था जो कि टैक्सेस देंगे। अब वो ज्यादातर लोग कौन होते थे, तो मान लो किसी भी जगह में अगर कोई मान लो एक विलेज है या फिर वहां पे अगर कोई चीफटेन है या फिर कोई पावरफुल आदमी है वहां पे रहता है, ठीक है, तो उनको वो अपॉइंट कर देते थे और कहते थे आप अपने एरिया से टैक्सेस जो है कलेक्ट करो और मुगल को जो है मुगल एम्पायर में बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो कि मुगल एम्पायर के अंडर है उनको आकर आप दे दो। तो उनको हम क्या बोलते थे, उन्हें जमींदार बोलते थे। अब ये क्यों जरूरी था, क्योंकि जैसे जैसे मुगल एम्पायर जो है वो एक्सपैंड हो रहा था तो और लोग चाहिए होते थे, तो और रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम देखने होते थे कि हम कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, कैसे हम पैसे इकट्ठा करेंगे, जो है जितना भी टैक्सेस हैं कैसे इकट्ठे करेंगे। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। The main source of income available to Mughal rulers was tax produce ऑफ द peasantry। टैक्स प्रोड्यूस का क्या मतलब, तो क्या है प्रोड्यूस यानी कि जो भी वो उस टाइम पे क्या होता था, लोग क्या थे एग्रीकल्चर करते थे या फिर अपना खाना खुद उगाते थे। तो जो भी लोग ऐसा करते थे वो प्रोड्यूस पे, यानी कि कितना आपने, अगर मान लो कोई क्रॉप उगा रहे हो तो कितनी प्रोडक्शन करी आपने उस क्रॉप की, उसके ऊपर टैक्स लग जाता था। तो मतलब मान लो जितना भी, मान लो अगर आपकी 100% प्रोडक्शन है तो उसमें 30% या 40% या कुछ भी जितना भी उन्होंने डिसाइड किया वो आपको देना पड़ेगा। इसको हम बोलते थे कि टैक्स ऑन प्रोड्यूस। इन मोस्ट प्लेसेस peasants paid taxes through the rural elites, that is the headman of the local chieftain. The Mughals used one term zamindars to describe all intermediaries, whether they were local headmen of villages or powerful chieftains. तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने क्या किया, रूरल इलाइट्स क्या हम उनको बोल सकते हैं, एक तरह से अपर क्लास या फिर जो ज्यादा क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसिंग लोग थे उस टाइम पे किसी भी एरिया में, उनको वो बोल देते थे कि पैसे। अब ये क्या करते थे, जो पेजेंट्स हैं यानी कि जो कॉमन लोग हैं वो पैसे देते थे इन इलाइट्स को और ये आगे दे देते थे मुगल के एडमिनिस्ट्रेटर्स को, जो भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, और वो आगे जाकर मुगल को दे देते थे। ठीक है, तो ऐसे ये करते थे सब। तो इनको वो क्या नाम देते थे मुगल्स, उनको जमींदार बोल देते थे कि ये जमींदार है। तो वो एक ही टर्म थी, मतलब अगर वो एक विलेज में कोई हेडमैन है, लोकल हेडमैन है या फिर कोई बहुत अमीर कोई चीफटेन है, पावरफुल कोई आदमी है, तो उन सबको वो जमींदारी बोलते थे, कोई डिफरेंस नहीं रखते थे। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल carried out a careful survey of crop yield, prices, area cultivated for 10 years of period. तो टोडरमल कौन है, अगर आप देखोगे तो ये टोडरमल है। तो टोडरमल क्या था, ये अकबर का मान लो एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर है। तो उसमें क्या होता था, हमने ये भी पढ़ा कि अकबर के जो 9 रत्न है, जैसे जिसमें बीरबल था, तानसेन था, उसी के अंदर जो है टोडरमल भी आता था। टोडरमल एक राजपूत था और ये उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना देखा कि कैसे इन्होंने खुद वो सर्वे कंडक्ट किया जहाँ पे इन्होंने देखा क्रॉप यील्ड कितनी है, प्राइस क्या है, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड कितना है, कितना एरिया कल्टीवेट किया 10 साल के लिए, इन्होंने ये सारा कुछ स्टडी किया, सर्वे किया। अब ये क्यों किया, क्रॉप यील्ड यानी कि एक जगह से कितनी क्रॉप आती है। जैसे कि मान लो एक जगह है जहाँ पे सॉइल जो है बहुत फर्टाइल है, तो क्रॉप जो है फटाफट से उग जाती है, बहुत अच्छी उगती है, प्रोड्यूस बहुत अच्छा आता है, तो क्रॉप यील्ड ज्यादा है। एक जगह जो बैरन लैंड है जहाँ पे बहुत ही गंदी मिट्टी है, बिल्कुल फर्टाइल नहीं है, तो वहां पे जो प्रोड्यूस है सारी नहीं उगेगी, खराब उगेगी, मेहनत से उगेगी, कम उगेगी, यानी कि क्रॉप यील्ड कम है। तो जो दोनों जगह पे, जहाँ पे क्रॉप ज्यादा है, क्रॉप यील्ड ज्यादा है, और एक जगह क्रॉप यील्ड कम है, आप सेम जो है सेम रेवेन्यू नहीं लगा सकते, सेम टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि जिसने तो क्रॉप ज्यादा कमाई उसने बेची, उसको ज्यादा पैसे मिले, जिसकी कम आई उसने कम बेची, कम पैसे मिले, तो सेम वो टैक्स कैसे दे देगा।
ठीक है। फिर उसने क्या देखा, प्राइसेस देखे, यानी कि एक जगह पे मान लो वहां पे जो एक जगह है वहां पे चावल जो है बहुत उगते हैं, तो चावल का जो प्राइस है वो बहुत सस्ता है, मान लो 2 रुपए है। और दूसरी जगह जो है चावल बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम उगते हैं, तो वहां का चावल का प्राइस 10 रुपए है। तो ऐसे में आप सेम कैसे लगा लोगे, वो ज्यादा पैसे कमा लेगा, चावल 1 किलो चावल बेच के वो 10 रुपए ले लेगा, वहां पे वो 1 किलो बेचेगा तो सिर्फ 2 रुपए आएंगे। तो उसने प्राइसेस देखी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप या प्रोड्यूस का प्राइस कितना है। फिर उसने एरिया कल्टिवेटेड देखा, एक जगह पे मान लो एरिया कल्टीवेशन ज्यादा है, दूसरी जगह एरिया कल्टीवेशन कम है, कम एरिया में कल्टीवेट करना पड़ता है। अब एरिया कम है तो क्रॉप्स भी कम आएंगी, प्लांट्स कम उगेंगे, एरिया ज्यादा तो प्लांट्स ज्यादा उगेंगे, यील्ड ज्यादा आएगी। तो उसने ये सब कुछ देखा और उसके बेसिस पे उसने एक डेटा निकाला और उस डेटा के अकॉर्डिंग टैक्स फिक्स कर दिया। ये आगे लिखा हुआ है 1570 टू 1580 जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर उसने सारा सर्वे किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। तो ईच क्रॉप के ऊपर, हर एक क्रॉप के ऊपर जो है टैक्स फिक्स हो गए। Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crop. तो अब उसने क्या किया, प्रोविंस क्या होते थे, छोटी छोटी जगह जहाँ पे कोई रूल कर रहा है। प्रोविंस के अंदर उन्होंने क्या किया, डिवीजन कर दी रेवेन्यू सर्कल्स की, मतलब प्रोविंस के अंदर भी उन्होंने छोटी छोटी जगह जो है रेवेन्यू सर्कल्स वो मार्क कर दिए, और वहां उन हर एक रेवेन्यू सर्कल का जो रेट ऑफ रेवेन्यू है, यानी कि टैक्स में कितने पैसे देने हैं वो अलग था, और क्रॉप्स के लिए भी वेरी करता था। अगर मान लो एक रेवेन्यू सर्कल में आपको एक क्रॉप के लिए 10 रुपए टैक्स देने पड़ते हैं या फिर 10% टैक्स देना पड़ता है, तो दूसरे रेवेन्यू सर्कल में भी सिर्फ 2% टैक्स देना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन जो भी उस एरिया का, जैसे भी उसका जो भी टोटल मल ने निकाल के देखा उसके अकॉर्डिंगली। तो ऐसे प्रोविंस के अंदर छोटे छोटे रेवेन्यू सर्कल बन गए जिनका जो रेट था टैक्सेस का, रेवेन्यू का, सबका अलग था, क्रॉप्स के लिए अलग था। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त। तो इस रेवेन्यू सिस्टम को जब्त बोलते हैं। जब्त क्या है, एक रेवेन्यू सिस्टम है, जब्त सिस्टम है। जब्त सिस्टम क्या होगा, रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम, जो कि मुगल एम्पायर ने लॉन्च किया ताकि कि वो टैक्सेस जो है उनको, या जो भी रेवेन्यू है उसको ले पाए। इट वॉज प्रेवलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड and keep very careful accounts. This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal. तो अगर हम ये बात समझे कि गुजरात और बंगाल के अंदर ये क्यों नहीं होगा, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो गुजरात ये एरिया है और बंगाल जो है वो ये एरिया है। तो ये जो है पूरा आप पिंक में देख रहे हो, ये मुगल एम्पायर, फुल मुगल एम्पायर, जितना भी औरंगजेब तक था तब वहां तक, जितना भी औरंगजेब के अंडर है। तो गुजरात और बंगाल बेसिकली क्या दिखा रहे हैं, दो एक्सट्रीम एंड दिखा रहे हैं, ठीक है, दो एक्सट्रीम एंड दिखा रहे हैं मुगल एम्पायर के। गुजरात यहाँ पे है और जो बंगाल है वो यहाँ पे है। तो उसमें क्या होगा, इसमें ये क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि एक तो ये मुगल एम्परर के जो है उसके डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में नहीं आते, इसका मतलब प्रॉपर सर्वे नहीं ले सकते या बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एंड्स पे, एक्सट्रीम एंड के ऊपर, तो इसकी वजह से इतना प्रॉपर सर्वे जो है नहीं हो पाया। अब अगर हम ऐसे समझे, टोडरमल जो है वो एक ही आदमी है, उसने सर्वे करना है। अब इतने जितना एरिया इन्होंने अपने अंडर किया हुआ है, वो उतना बड़ा एरिया का सर्वे कैसे कर लेगा। तो जहां तो ज्यादातर सर्वे का होता था यहाँ आगरा के अंदर, जो भी इनकी कैपिटल है दिल्ली, आगरा, यहाँ सेंट्रल एरिया के अंदर जो है सर्वे इजीली हो जाता था, ज्यादा सर्वे हो जाता था। लेकिन जो दूर है वहां पे कभी कुछ हो गया, कभी फेमाइन हो गया, कभी ड्रॉट पड़ गया, कभी कुछ पड़ गया, तो वो उनका सर्वे जो था बहुत मुश्किल से पॉसिबल था। इसलिए हम पढ़ते हैं कि इसकी वजह से वहां पे इतना केयरफुल अकाउंट्स रख पाना बहुत मुश्किल थे, बहुत ही मुश्किल अकाउंट्स, मतलब नहीं रख पाते थे कि पता नहीं टैक्सेस सही से ले भी रहे हैं, नहीं ले रहे, टैक्सेस प्रॉपर एक जगह के अकॉर्डिंग, प्रोड्यूस के अकॉर्डिंग है भी कि नहीं। तो गुजरात और बंगाल इसलिए बोला हुआ है। In some areas the जमींदार्स exercised a great deal of power, यानी कि अब जमींदार क्या है, वहां पे एक तरह से प्रोविंस का हेड मान लो, हेड इन द सेंस कि उसको मेन जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, तो अगर वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है तो वो पावर के अंदर है। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन। अब हमने पढ़ा बहुत केयरफुल अकाउंट जो है मुगल एम्पायर में, जो है मुगल एम्परर वो बहुत अच्छे से बहुत केयरफुल अकाउंट्स कुछ एरियाज में नहीं रख पाता। अब अगर वो नहीं रख पाता तो जो भी मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स है, यानी कि जो भी देख रहे हैं कि जो यहाँ का है टैक्सेस ठीक से कलेक्ट हो रहे हैं, सारे टैक्सेस ठीक से जा रहे हैं आगे, मुगल को कहीं ऐसा तो नहीं जमींदार खुद ही एक्स्ट्रा टैक्स लेके खुद ही रखी जा रहा है, तो वो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कभी कभार खुद एक्सप्लॉयटेशन करते थे, यानी खुद ही जमींदार से पैसे लेते रहते थे, उनको नुकसान होता रहता था। इसकी वजह से क्या है, जमींदार जो है
रिबेलियन पे आ जाते थे, वो रिबेल कर देते थे। Sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in rebellion against मुगल अथॉरिटी। तो इसका क्या मतलब है, जब जमींदार को तंग करा मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कि हमें और पैसे दो और पैसे दो, तो उन्होंने रिबेलियन कर दिया। तो कुछ केसेस में जमींदार क्या है, वो खुद फिर क्या करेंगे, खुद टैक्सेस बढ़ा के और लोगों से पैसे ले लेंगे। लेकिन अगर जमींदार सेम ही कास्ट का है, उस टाइम पे जो था कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था, तो उनको था हमारे कास्ट के जो लोग हैं वो हमारी फैमिली के जैसे हैं। तो अगर वो सेम कास्ट में है तो जमींदार और पेजेंट दोनों मिलकर रिबेलियन करते थे मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट, दोनों रिबेलियन पे आ जाते थे, यानी कि रिवोल्ट कर देते थे। रिबेलियन का मतलब these peasant revolts challenged the stability of Mughal Empire from the end of the 17th century। तो 17th century के एंड में हमने देखा वैसे भी मुगल एम्पायर का औरंगजेब के बाद जितने भी हैं वो सबका जो है इतने फेमस नहीं रहे। उनके बाद मुगल एम्पायर टूटना शुरू हो गया, और एक रीजन उनका ये भी है कि पेजेंट्स जो हैं और जो जितने भी बाकी जमींदार हैं या बाकी भी लोग हैं वो सब भी रिबेलियन कर रहे हैं इसकी वजह से। इसके बाद ऊपर कुछ पिक्चर्स है जो हमें देखनी है। ये जो एक पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है, फिगर 6, डिटेल्स फ्रॉम मिनिएचर फ्रॉम शाहजहां's reign डिपिक्टिंग करप्शन इन हिज फादर्स एडमिनिस्ट्रेशन। शाहजहां का फादर कौन, जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम पे ये जो फोटो बना हुआ है ये दिखा रहे कि जहांगीर के टाइम पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन आ गई थी। तो फर्स्ट फिगर क्या दिखा रही है, अ करप्ट ऑफिसर रिसीविंग अ ब्राइब एंड अ टैक्स कलेक्टर पनिशिंग पुअर पेजेंट। तो एक टैक्स कलेक्टर जो भी है करप्ट ऑफिसर है उसको ब्राइब मिल रही है, करप्ट ऑफिसर है वो उसको ब्राइब करके कर रहे हैं, और जो टैक्स कलेक्टर्स हैं वो उनको मार रहे हैं कि आप पैसे दो। ये दिखा रहा है कि कैसे करप्शन बढ़ रही थी। और एक ये भी जो पिछले उसमें रह गया था साइड का बॉक्स, ज़ात रैंकिंग के बारे में। Nobles with a Zat of 5,000 were ranked higher than those of 1,000. In Akbar's reign, there were 29 mansabdars with a rank of 5,000 Zat. By Aurangzeb's reign, the number of mansabdars had increased to 79. तो 29 से 79 इंक्रीज हो गया। Would this have meant more expenditure for the state? तो ये क्या वो बोल रहा है, तो वो कह रहा है 29 से 79 हो गया, इंक्रीज इन मनसबदार हो गए, तो इसकी वजह से जो भी है लैंड कम हो गई, इसकी वजह से जो है पैसे ज्यादा देने पड़ गए। वुड दिस मीन मोर एक्सपेंडिचर? तो इसका मतलब है यस, मोर एक्सपेंडिचर, ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी आपको। इसका आंसर यस है। पहले आपको सिर्फ 29 लोगों को सैलरी देनी पड़ती थी, अब आपको 79 लोगों को सैलरी देनी पड़ रही है। तो ऑब्वियसली आपके जो एक्सपेंसेस हैं, आपके जो सैलरी देने के हैं वो पैसे ज्यादा बढ़ गए। नेक्स्ट हम कर रहे हैं Akbarnama and Ain-e-Akbari. Ain-e-Akbari. Akbar ordered one of his close friends and courtiers, Abul Fazl, to write a history of his reign. Abul Fazl wrote a 3-volume history of Akbar's reign titled Akbarnama. The first volume dealt with Akbar's ancestors. The second recorded the events of Akbar's reign. The third volume is the Ain-e-Akbari. It deals with Akbar's administration, household, army, the revenue, and geography of his empire. It also provides rich detail about the traditions and culture of people living in India. The most interesting aspect about the Ain-e-Akbari is its rich statistical details about things as diverse as crop yield, price, wages and revenue. तो इसका क्या मतलब है? तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने अपने फ्रेंड को बोला, अबुल फजल को, कि मेरे बारे में एक हिस्ट्री लिखो, मेरी रीन के बारे में, रीन यानी जितनी देर मैंने रूल किया उसमें एक हिस्ट्री लिखो। तो उसने 3 वॉल्यूम्स की हिस्ट्री लिखी। पहले में उसने क्या लिखा, सारे अकबर के एंसेस्टर्स यानी अकबर के जो हुमायूं है और बाबर है इनके बारे में लिखा, और उनकी एंसेस्ट्री जो हमने पहले पढ़ी थी कि ये मंगोलियन है और ये उधर तैमूर की साइड से फादर साइड है, उसके बारे में इसने सारा लिखा। सेकंड के अंदर उसने क्या लिखा, उसने लिखा अकबर में जो भी इवेंट्स हुए उसको रिकॉर्ड किया। अकबर की रीन में जो भी इवेंट हुआ, जैसे जो भी नॉर्मल इवेंट्स हैं उनके बारे में लिखा कि इस टाइम पे अकबर राजा बना, इस टाइम पे ये आए, इस टाइम पे इतना एरिया अंडर हुआ, इस टाइम पे वो हुआ। वो सेकंड वॉल्यूम है। और थर्ड वॉल्यूम जिसका नाम आइन-ई-अकबरी है, उसके अंदर उसने क्या किया, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों इतना पढ़ते हैं, क्यों इतनी फेमस है वो अकबर की पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन, वो आगे भी एक टॉपिक है इसमें। उसके बारे में लिखा कि अकबर जो है कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करता था, कैसे रूल्स बनाए उसने, कैसे पॉलिसीज बनाई, ठीक है, उसके हाउस होल्ड क्या था, घर कैसे चल रहा था, उसकी आर्मी कैसी थी, कितने लोग थे, कैसे था, ठीक है, और फिर उसने कितने रेवेन्यू, कैसे टैक्स कलेक्शन की, कैसे किया, ज्योग्राफी क्या है उसके एम्पायर की, मतलब
कितना एम्पायर कौन से एरिया कहाँ से आया, और इसमें क्यों फेमस है इतना, क्योंकि डिटेल्स जो है वो बहुत ज्यादा थी, यानी कि स्टैटिस्टिक डिटेल्स, यानी कि पूरा प्रॉपर, जैसे कि सिर्फ ऐसे हवा में नहीं बात कर दी कि हाँ उसने बहुत सारी लैंड अपने अंडर ली, कितनी लैंड ली, ठीक है, कितना यील्ड हुई उसके टाइम पे, कितने प्राइसेस थे, ऐसे नहीं बोल दे कि बहुत ज्यादा प्राइस थे या बहुत कम प्राइसेस थे, प्रॉपर प्राइस, कितनी रेवेन्यू, कितना टैक्स लेते थे, कितने सैलरी देते थे, सारा कुछ एकदम स्टैटिस्टिक्स, एकदम डिटेल में न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू के साथ लिखा हुआ है। मतलब कि इतना ज्यादा जो है अबुल फजल ने उस पर काम किया था, थर्ड वॉल्यूम के ऊपर, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक एट अकबर्स पॉलिसीज, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।